तो बेटा आज हम दूसरा सेल आपको पढ़ाने जा रहे हैं। डेनियल सेल के बारे में हम आपको समझाएंगे, तो खूब अच्छे से आपको डेनियल सेल के बारे में समझना है, ठीक है। तो हम देखते हैं डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल, ठीक है। तो डेनियल सेल के बारे में आपको डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल के बारे में हमको देखना है, ठीक है। डेनियल सेल के बारे में, ये भी एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो सिद्धांत इसका आप राइट कर लेना कि डेनियल सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को सिद्धांत इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे सिद्धांत, सब कोई भी सेल लिखा करो तो उसका सबसे पहले क्या लिखा करो, सिद्धांत लिखा करो, ठीक है। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल इसका हो गया। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है, बदलने का कार्य करता है, ठीक है, बदलने का कार्य करता है, ठीक है। बस इतना राइट करना है, इसका सिद्धांत हो गया। इसके बाद दूसरी हेडिंग डाल देना संरचना, ठीक है। ये बना कैसे होता है, संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर राइट करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब इसकी बनावट हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसकी बनावट देखने से पहले इसका चित्र आप देख लो कि किस तरीके से सेल बना होता है। यहाँ पर देख लो, ऐसे एक पात्र लेते हैं, ठीक है, ये पात्र हो गया, ठीक है, और इसके बगल में ऐसे दूसरा पात्र ले लेते हैं, ये दूसरा पात्र हो गया। इसके अंदर जो है किसकी छड़ लगाते हैं, जिंक की छड़। किसकी छड़ लगाया जाता है, जिंक की छड़ लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छड़ जो हो गई, ये किसकी छड़ हो गई, जिंक की छड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से जिंक की क्या हो गई, छड़ हो गई। और इसके अंदर कापर की छड़ लगाते हैं। किसकी छड़ लगाते हैं, कापर की छड़। तो यहाँ पर हो गया दूसरा किसका छड़ हो गया, ये कापर का छड़ हो गया। एक छड़ हो गई जिंक की और दूसरी छड़ हो गई कापर की, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, जिंक है, ठीक है। तो ये जिंक की छड़ हो गई। दूसरा ये किसकी छड़ हो गई, कापर की छड़ हो गई। अब जहां पर जिंक की छड़ लगाते हैं उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, जिंक सल्फेट का, इस तरीके से ऐसे विलयन भर देते हैं। और कापर की छड़ लगाएंगे तो कापर सल्फेट का विलयन भरेंगे। किसका विलयन भरेंगे, कापर सल्फेट का। कापर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 और जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। क्या होता है, ZnSO4, यानी इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जिंक सल्फेट हो गया और इसमें क्या हो गया, कापर सल्फेट हो गया, ठीक है, कापर सल्फेट हो गया। अब दो विलयन दोनों में भर देते हैं, दोनों के अंदर एक एक रॉड लगा देते हैं और इसका संबंध इस तरीके से गैल्वेनोमीटर की सहायता से, किसकी सहायता से, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसका संबंध कर दिया जाता है, किससे, कापर की छड़ से। किससे कर दिया जाता है, कापर की छड़ से, ठीक है। अब इस तरीके से तुम्हारा सेल तैयार हो जाता है और इस सेल का संबंध एक शॉर्ट ब्रिज की सहायता से दोनों सेल को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये लवण सेतु है। क्या है, लवण सेतु। तो ये लवण सेतु हमने बना दिया यहाँ पर। इसका नाम होता है लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। और इस लवण सेतु के अंदर क्या भर दिया जाता है, KCl। क्या भर दिया जाता है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड भर दिया जाता है। अब होता क्या है कि यह रासायनिक अभिक्रिया इसमें स्वतः प्रक्रम होता है। क्या होता है, स्वतः प्रक्रम होता है, ठीक है। स्वतः प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो अपने आप होते हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को कराना पड़ता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक स्वतः प्रक्रम की रासायनिक अभिक्रिया और एक अस्वतः प्रक्रम की, मतलब जिनको कराने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ेगा और रासायनिक अभिक्रिया कराना पड़ेगा। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो अपने आप क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा जैसे सेल बनाओगे, जिंक की यहाँ पर रॉड लगाओगे और यहाँ पर क्या, जिंक की रॉड लगा करके जिंक सल्फेट का विलयन भर दो, कापर की रॉड लगा के कापर सल्फेट का विलयन भर दो और इस तरीके से एक सुचालक तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर की सहायता से दोनों
को एक दूसरे के साथ जोड़ दो तो इसमें अपने आप रासायनिक अभिक्रिया होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इसका नाम है बेटा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है और इसके बाद जो है ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अच्छा, दूसरा चीज ये जो होती है ये एनोड का कार्य करती है। किसका काम करती है, जिंक की छड़ किसका काम करेगी, एनोड का। और जो कॉपर की छड़ होती है किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। ठीक है, और जो ये एनोड होता है, एनोड ऋण ध्रुव का काम करता है यानी माइनस चार्ज होता है और कैथोड किसका काम करता है, प्लस यानी पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर एनोड पे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, और कैथोड के ऊपर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अपचयन। तो एक पर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यह क्या है, स्वतः प्रक्रम है। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग हमने डाला है संरचना, तो सेल हमने यहाँ बनाया है तो यहीं पर सिद्धांत वहां लिख दिया, संरचना यहाँ पर लिख लेते हैं। तो संरचना आपको अगर इस तरीके से ऐसा राइट करना है तो आप इस तरीके से राइट कर लो। इसका संरचना को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर इसकी जो बनाओगे तो वहां पर जितनी चीजें जैसे जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है वही आपको राइट कर देना है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, दो पात्र लेते हैं। ठीक है, दो पात्र लेते हैं। कितना पात्र लिया है, दो पात्र लेते हैं। उसमें एक पात्र में जिंक की छड़, जिंक की क्या लगाते हैं, छड़, तथा जिंक की छड़ तथा दूसरे पात्र में किसकी छड़ लगाओगे, कॉपर की छड़ समायोजित करते हैं। क्या करते हैं, समायोजित किया जाता है। ठीक है, या रखा जाता है। या अब जिसमें जिंक की छड़ लगाते हैं उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, विलयन भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ठीक है, तो जिसमें जिंक की छड़ लगा है उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया है। आप देख ही रहे हो यहाँ जिंक की छड़ है तो जिंक सल्फेट का विलयन है। तथा जिसमें कॉपर की छड़ होती है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। ठीक है, भर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद दोनों छड़ों का संबंध, दोनों छड़ों का संबंध चालक तार द्वारा गैल्वेनोमीटर की सहायता से गैल्वेनोमीटर द्वारा, दोनों छड़ों का संबंध चालक तार द्वारा गैल्वेनोमीटर द्वारा एक दूसरे से कर दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों छड़ों को एक सुचालक तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो एक फार्मूला बेटा हम आपको याद कराते हैं, ये आपको याद रखना है, LO
एन, ठीक है। एल का मतलब होता है लेफ्ट, क्या होता है लेफ्ट। ओ का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। ए का मतलब होता है एनोड, क्या होता है एनोड। और एन का मतलब होता है निगेटिव, क्या होता है निगेटिव। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और आपको फिर ये पूरा इसीलिए याद हो जाएगा। मतलब बाई साइड में कौन सा, लेफ्ट साइड में ये है, ठीक है। तो ये लेफ्ट है, इस पर क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, किसका काम करेगा एनोड का काम करेगा, कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एनोड ऋण ध्रुव का कार्य करता है और उस पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक की क्षण एनोड का कार्य करती है, किसका एनोड का कार्य करती है उस पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। यह सेल का ऋण ध्रुव होती है, क्या होती है ऋण ध्रुव होती है, ठीक है। इतना राइट कर देना है, कौन सा ध्रुव होती है ऋण ध्रुव होती है, ठीक है। अब इतना आपको राइट कर देना। सेम इसका उल्टा कर देना है, जिंक की जगह क्या लिखोगे कापर की क्षण क्या करती है, कापर की क्षण कैथोड का कार्य करती है, किसका कैथोड का कार्य करती है इस पर ऋणावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है, क्या होता है ऋणावेश होता है। इस ध्रुव पर अपचयन होता है, इस ध्रुव पर अपचयन होता है, क्या होता है अपचयन होता है। इतना राइट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसको राइट कर देना है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले सिद्धांत, फिर संरचना, फिर इसके बाद लिखना है रासायनिक प्रक्रिया, क्या होती है रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया आपको इस तरीके से राइट कर देना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको राइट कर देना है, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से इसकी होती है। अच्छा बेटा ये मैंने बता दिया, देखो ये सूत्र बता दिया, लेफ्ट है ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड का कार्य कर रहा है, नेगेटिव है। इसका उल्टा अगर इसकी बात करें तो ये राइट है, इस पर रिडक्शन होगा, ये कैथोड का वर्क करेगा और ये पॉजिटिव होगा। इसका सब उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा, एनोड है तो कैथोड हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। RRCP ऐसे राइट कर लेना, ये क्या हो गया राइट साइड हो गया, क्या हो गया राइट साइड। इस पर क्या होगा रिडक्शन होगा, क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है। सी का मतलब ये कैथोड का वर्क करेगा, कैसा करेगा कैथोड का वर्क करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से फार्मूला आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड का और वो किस साइड का हो गया राइट साइड का। अब जो यहाँ पर बेटा रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये जो जिंक सल्फेट होता है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट का क्या हो जाता है वियोजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का जब वियोजन होता है तो ये दो भाग में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जिंक जो होता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है त्याग करता है, ठीक है। जिंक जो होता है ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो ये क्या बना देता है Zn2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है त्याग देता है। अब ये देखो Zn2+ तो विलयन में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इस क्षण के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन क्षण की ओर जाएगा तो वायर से गैल्वेनोमीटर से होते हुए सीधा कहां पर पहुंच जाएगा कापर की क्षण के ऊपर, ठीक है। और कापर सल्फेट के अंदर में
कापर जो होता है ये जब वियोजित होता है तो ये तुरंत कापर आयन कापर की छड़ के ऊपर आ जाता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, Zn क्या होता है, सॉलिड होता है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, Aq हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और यहाँ पर कौन सी रासायनिक अपक्रिया हुई, ऑक्सीकरण। कौन सी रासायनिक अपक्रिया हुई, ऑक्सीकरण। इस तरीके से आपको राइट करना है, ठीक है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण ही होता है। अब यहाँ पर क्या है कि विलयन में से कापर Cu2+ छड़ के ऊपर पहुंच जाता है। Cu2+ किसके ऊपर जाता है, छड़ के ऊपर जाता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एनोड से आ रहे हैं उनको तुरंत क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाता है Cu सॉलिड बना देता है। क्या बना देता है, Cu सॉलिड बना देता है। अब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया होती है, जो वो कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है, अपचयन होती है। कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है, अपचयन होती है, और अपचयन रासायनिक अपक्रिया होती है। अब इस तरीके से ऑक्सीकरण अपचयन रासायनिक अपक्रिया लिखा के मतलब अर्धशेल रासायनिक अपक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि जब ये ऑक्सीकरण अपचयन तो ये ऑक्सीकरण अपचयन जब दोनों होता है, इसको कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया। कौन सी रासायनिक अपक्रिया, रेडॉक्स। अब इस तरीके से इसको राइट कर देते हैं कि ये Zn क्या होता है, सॉलिड। पूर्ण शेल रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, Cu क्या हो जाएगा, 2+ Aq हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Aq। गिव्स आउट क्या हो जाएगा, Zn2+ हो जाएगा, और Zn जहां पर प्लस चार्ज है वहां पर Aq राइट करना है, और Cu क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया पूर्ण शेल रासायनिक अपक्रिया है, और ये प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होता है। ये प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है, और इस तरीके से विद्युत ऊर्जा को मतलब विद्युत रासायनिक ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा में बदलता रहता है, और इस तरीके से इस सिद्धांत पे सेल कार्य करता है। अब बेटा इसमें होता क्या है कि दूसरा लिखा हुआ है लवण सेतु। क्या लगा है, लवण सेतु। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जाता है तो जब क्षण पर कौन सा आवेश आता है, माइनस, तो विलयन के अंदर कौन सा आवेश इकट्ठा हो जाता है, प्लस आवेश। कौन सा आवेश हो जाता है, प्लस आवेश। और यहाँ पर जब Cu2+ यहाँ पर क्षण के ऊपर जाता है तो विलयन के अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है, सब माइनस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है, माइनस। अब अगर बेटा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बार बार यहाँ पर जाता रहेगा तो विलयन के अंदर बहुत सारे धनावेश इकट्ठा हो जाएंगे, और इस पात्र में बहुत सारे ऋणावेश इकट्ठा हो जाएंगे, और इस तरीके से जब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस पूरे सेल के अंदर भर जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या रखा जाता है, लवण सेतु के अंदर जो लवण सेतु होता है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा लवण सेतु के बारे में बात करेंगे। जो लवण सेतु होता है तो लवण सेतु कैसा होता है, यू के आकार की नली होती है। यू के आकार की क्या होती है, यू के आकार की नली होती है, ठीक है। यू के आकार की क्या होती है, नली होती है, ठीक है। आकार की नली होती है, ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, जिसमें KCl भरा होता है। क्या भरा होता है, KCl भरा होता है, ठीक है। अब इसमें होता है कि KCl का वियोजन होता है और K++ Cl क्या होता है, माइनस में। अब यहाँ पर धनावेश से ज्यादा है तो इस साइड में क्लोरीन आ जाएगा और सारे धनावेश को अपने, यहाँ पर Cl- आएगा और सारे धनावेश को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। और यहाँ पर माइनस आवेश है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K+ आ जाएगा, और जितना ऋणावेश है सबको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इस तरीके से लवण सेतु के अंदर जो साल्ट भरा KCl भरा होता है, इसका काम होता है कि यह विलयन में उदासीनता को बनाए रखता है। कहा क्या करता है, विलयन की उदासीनता को, विलयन की उदासीनता को बनाए रखने के लिए, उदासीनता को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लवण सेतु का। बनाए रखने के लिए लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लवण सेतु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो ये इसका काम हो गया, ठीक है, साल्ट ब्रिज का काम है, ठीक है, किया जाता है। तो लवण सेतु के बारे में अगर लिखने को आता है तो विलयन के अंदर जो यू आकार की नली होती है उसके अंदर जो लवण भरा होता है उसमें KCl भरा है,
तो KCl जब विलयन के अंदर यहाँ पर जो दोनों कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट भरे हैं, इस विलयन के अंदर धनावेश और ऋणावेश आयन की अधिकता हो जाती है, तो उनको बैलेंस करने के लिए चार्ज को K+Cl में वियोजन होता है। वियोजन होने के बाद K+ होता है वो ऋणावेश को अपनी तरफ खींच लेता है और ये Cl- धनावेश को अपनी तरफ से, इसलिए विलयन उदासीन हो जाता है और विलयन के अंदर धनावेश ऋणावेश की अधिकता नहीं हो पाती और इस कारण से ये प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया इस तरीके से क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये तुम्हारा कौन सा सेल हो गया, विद्युत अपघट्य, मतलब डैनियल सेल हो गया। ठीक है, तो डैनियल सेल के बारे में इतनी सारी जानकारी है और इतना अगर आप अपने एग्जाम में लिख लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खूब अच्छे से इसको पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए फिर से देंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके।